एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वो आए हैं यूनिट नंबर 11 यानी इवोल्यूशन से। चलिए क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा इन क्वेश्चंस को लेकर के पार्ट नंबर 2 है। जो पार्ट नंबर 1 है इवोल्यूशन को लेकर ही, वो हमने लाइव क्लास में किया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो इसी चैनल के लाइव सेक्शन पर आपको इवोल्यूशन के नाम से वो क्लास मिल जाएगी, जिसमें बाकी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और जो बाकी रह गए हैं वो हम अभी पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, जैसे मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करती हूँ, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का ट्राई करना है। जैसे ही हो जाए फिर वीडियो को प्ले करके आप चेक कर सकते हैं आंसर क्या है और कैसे है। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगी, मतलब टाइम नहीं मिलेगा, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगी। ये खुद तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वीडियो को पॉज करके तुम खुद से क्वेश्चन को ट्राई करोगे। ठीक है, चलिए जी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इवोल्यूशन इज आर ट्रू। तो ये एक MSQ क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी सही हो सकती है, एक से ज्यादा भी सही हो सकती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन CSIR में कभी भी नहीं आते हैं। ये गेट का क्वेश्चन है, टॉपिक सेम था तो मैं क्वेश्चन लेकर के आ गई हूं, लेकिन CSIR में MSQ के क्वेश्चन नहीं आते, गेट में आते हैं। ठीक है जी। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इवोल्यूशन इज आर ट्रू। इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जो कि इवोल्यूशन के लिए सही हैं, वो हमें बतानी है। सो इवोल्यूशन इज चेंज दैट इज हेरिटेबल अक्रॉस द जनरेशन। एग्जैक्टली, इवोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि हमारे पास जो जीन है उनमें कुछ चेंज हो गया है, उस चेंज की वजह से हमारे पास कैरेक्टर भी चेंज होकर के आ गए हैं, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। और ये इवोल्यूशन आगे भी हेरिटेबल होता है, इसी वजह से वो चेंज हमें आगे देखने को मिलता है। सो ये बात तो सही है। इवोल्यूशन अकर एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन नॉट द स्पीसीज, ये बात भी सही है। मानो कि कोई ये एक ह्यूमन स्पीसीज है और ये वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। हम बात करें अगर भारत की, सो भारत में कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई हैं जिस वजह से जो यहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी एवोल्यूशन हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के जो लोग हैं उनमें जो चेंज हुआ है वो हर जगह देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पर होगा क्या कि जो भारत की पॉपुलेशन है केवल उसमें चेंज देखने को मिलेगा, ह्यूमन की जो स्पीसीज है सारी वर्ल्ड वाइड वहाँ चेंज नहीं होगा। वो चेंज कैसे होता है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ की नीड थी चेंज होना, यहाँ के लोग चेंज हो गए हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वहाँ जो बाकी वर्ल्ड में है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो अगर इवोल्यूशन होता है तो वो पॉपुलेशन के लेवल पर होगा, ना कि पूरी स्पीसीज में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है। इवोल्यूशन इज अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज थ्रू द टाइम। एग्जैक्टली, यही तो इवोल्यूशन है कि समय के साथ साथ हमारे जीन की फ्रीक्वेंसीज में चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो ये बात भी सही है। इवोल्यूशन अकर्स थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन बट नॉट सेक्सुअल सिलेक्शन, ये बात गलत है। इवोल्यूशन होने के लिए कई सारी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन है, जैसे कि सेक्सुअल सिलेक्शन है, जैसे कि म्यूटेशन है, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो ये कई सारे फिनोमिना है जिनसे इवोल्यूशन हो सकता है, ना कि केवल नेचुरल सिलेक्शन से। तो ये बात गलत हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर हो जाएगा A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन अल्ट्रिज्म इवॉल्व इन एनिमल सोसाइटीज। अगेन ये भी एक MSQ क्वेश्चन है और यहाँ आपसे पूछा है इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें अल्ट्रिज्म होने के चांस ज्यादा हैं। अब अल्ट्रिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जो कि ऑर्गेनिज्म के बीच देखने को मिलता है, और ये इस तरीके से है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं उनके सर्वाइवल को लेकर के। ठीक है, सो देखिएगा, फर्स्ट में लिखा है इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है ग्रुप में जो तुम्हारे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है तो वहां पर अल्ट्रिज्म होने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे सपोज करो तुम हो और एक साइड तुम्हारा भाई है और एक साइड कोई अननोन पर्सन है, दोनों को सेम हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत बहुत चांस है कि तुम अपने भाई की ही हेल्प करोगी, ना कि उस अननोन पर्सन की।
ठीक है। सो ये होता है एल्ट्रिज्म। सो एल्ट्रिज्म किसके बीच में देखने को मिलता है? जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये बात सही हो जाएगी। इंडिविजुअल्स लिव इन अ हाई रिसोर्सेज एंड लो रिस्क इन्वायरमेंट। मानो ये कोई एरिया है, इसमें सारे रिसोर्सेज भी फुल हैं, कोई रिस्क भी नहीं है, और वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो उनको एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर खाने पीने के लिए भी सब कुछ है और कोई रिस्क भी नहीं है, तो उनको एक दूसरे की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वहाँ एल्ट्रिज्म होने के चांस बहुत कम है। तो ये बात गलत हो जाएगी। इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप म्यूचुअली हेल्प ईच अदर एट डिफरेंट टाइम। एग्जैक्टली, अलग अलग समय में जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एल्ट्रिज्म। तो ये बात सही होगी। मेटिंग अपॉर्चुनिटीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स। अगेन मानो कोई एरिया है, यहाँ पर जो मेटिंग होने की अपॉर्चुनिटी है वो भी सबके लिए सेम होती है, तो इस मामले में भी हेल्प करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है सबके लिए। तो यहाँ पर एल्ट्रिज्म होने के चांस अगेन बहुत कम होंगे। सो आंसर अपना यहाँ ए एंड सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ को शो कर रहा है? अब ये लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ क्या होता है? यानी तुम्हारी लाइफ में एक ट्रेट तो अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, और इसी के रिस्पेक्ट में जो सेकंड ट्रेट है उसकी फिटनेस डिक्रीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। जैसे एग्जांपल अपनी लाइफ का ही देख सकते हैं, तुम एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हो रात दिन, तो तुम्हारी प्रिपरेशन तो ठीक है, हो जाएगी, अच्छी चल रही है, तुम लगातार लगे हुए हो, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी जो हेल्थ है वो गड़बड़ा गई है। तुम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, घूम नहीं पा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे जो हॉबीज है उनको नहीं फॉलो कर पा रहे हो। सो यहाँ पर जो तुम्हारी हेल्थ है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। सो अगेन ये भी एक ट्रेड ऑफ, लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ का एग्जाम्पल बन जाएगा। यानी कि अ ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट व्हेन एन इंक्रीज इन वन लाइफ हिस्ट्री ट्रेड। एक ट्रेड में तो इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूविंग फिटनेस होगी, और जो दूसरा उसी के कपल, उसी के रिस्पॉन्स में जो दूसरा ट्रेट है उसकी जो फिटनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एग साइज एंड क्लच साइज की। क्लच साइज का मतलब होता है हाउ मेनी एग्स, यानी एक फीमेल अगर 5 एग को बना रही है, एक साइड में देती है, तो उसका मतलब है उसका क्लच साइज कितना है? 5 है। सो एग साइज वर्सेस क्लच साइज ये एक इनवर्स रिलेशन है, यानी जैसे जैसे एग का साइज बढ़ता है ऐसे ऐसे ही क्लच साइज कम होता है। अगर एग का साइज बहुत छोटा है तो बहुत सारे एग एक बार में फॉर्म होते हैं और रिलीज होते हैं, लेकिन अगर हम एग के साइज को बढ़ा देंगे तो वहां पर उनका नंबर भी कम हो जाएगा। मानो पहले वो 1000 डेवलप्ड होते थे क्योंकि साइज छोटा था, लेकिन साइज बड़ा कर दिया है तो वो 100 में ही रह गए हैं। सो यहाँ पर एग का साइज अगर हम बढ़ा रहे हैं सो क्लच साइज कम हो जाएगा, और अगर हमें क्लच साइज को ज़्यादा रखना है तो एग का साइज हमें कम करना पड़ेगा। सो अगेन ये एक लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेकंड में देखिए ग्रोथ वर्सेस एज एट सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा ग्रोथ में तो सेक्सुअल मैच्योरिटी लेट आएगी, और अगर हम सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी चाहते हैं तो ग्रोथ कम हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया का और ह्यूमन का। बैक्टीरिया की जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो बहुत जल्दी आती है, और तो इसलिए वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे उनका बर्थ होता है, जैसे वो फॉर्म होते हैं तो उनको फिर से रिप्रोडक्शन करना होता है, तो वो ग्रोथ कम कर पाते हैं। सो वहाँ ग्रोथ कम हुई है लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ गई है। ह्यूमन के केस में बात करें तो ह्यूमन के केस में जब प्यूबर्टी हिट होती है 11 से 15 साल के बीच में, तब जाकर के कोई मेल या फीमेल सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, उससे पहले वो टाइम अपना ग्रोथ में दे रहे हैं, तो वहां पर टाइम ज्यादा दिया है ग्रोथ को, इस वजह से सेक्सुअल मैच्योरिटी लेट आई है। सो अगेन ये भी एक लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ का एग्जांपल है वर्सेस का एग्जांपल, यानी कि अगर ये यहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये लेट आएगा, अगर ये जल्दी लेके आना है तो ये नहीं होगा, ठीक है। एक बार डी को देखते हैं, सर्वाइवल वर्सेस रिप्रोडक्शन। अगेन ये भी एक लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ का ही एग्जाम्पल है।
यानी अगर हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो हमारा जो सर्वाइवल है वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल लें अगर मोर का, तो मोर क्या करते हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत बड़ा पंख मतलब फॉर्म कर देते हैं, बहुत सारे पंख को वो फॉर्म कर लेते हैं। अब जब उनके पास बहुत सारे पंख हो गए हैं तो वहाँ रिप्रोडक्शन के चांस तो हाई हो गए हैं, लेकिन सर्वाइवल कम हो गया है। मानो कोई प्रीडेटर आ जाए उसको खाने के लिए, तो इतनी भारी मतलब उसके विंग साइज होने की वजह से वो भाग नहीं पाएगा, तो वहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन तो ठीक है लेकिन सर्वाइवल में कमी आ जाएगी। तो अगेन ये एक ट्रेड ऑफ है लाइफ हिस्ट्री का। बात करते हैं सी की, तो मेट चॉइस वर्सेस ऑफस्प्रिंग क्वालिटी, यानी अगर कोई फीमेल मेट चॉइस करने में ज़्यादा टाइम लगाती है तो उसकी ऑफस्प्रिंग की क्वालिटी भी इतनी ही अच्छी होगी। ये ट्रेड ऑफ का एग्जाम्पल नहीं है। देखो मानो कोई फीमेल है, वो बहुत टाइम लगा रही है मेट को चूज करने में कि किस मेल से रिप्रोडक्शन करना है। वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि एक बेहतरीन कैरेक्टर वाले मेल को देखा जा सके, ताकि जब वो उससे मेट करेगी तो उसके जीन उसके ऑफस्प्रिंग में आएंगे। तो फीमेल जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगी मेट को चूज करने में, उसके ऑफस्प्रिंग की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, ये एक ट्रेड ऑफ नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। ये तीनों कंडीशन जो है ए बी डी वाली, ये लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Two sister species of bulbul have non-overlapping distribution. One is distributed in India and the other in Sri Lanka. Which one of the following modes of speciation is the most parsimonious explanation for this pattern? यानी कि मानो कोई एक एरिया है और यहाँ पर बुलबुल है, तो ये स्पीसीज है, लेकिन अब क्या हुआ है कि ये स्पीसीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ इंडिया में भी और श्रीलंका में भी। तो ये किस टाइप का स्पीशिएशन हुआ होगा? तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन में क्या होता है कि जब हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है या फिर कोई जियोग्राफिकल बैरियर आता है तो उसको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। यानी यहाँ पर मानो ये स्पीसीज थी लेकिन कुछ भी हुआ होगा यहाँ पर, या तो कोई जियोलॉजिकल बैरियर आया होगा या हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हुआ होगा जिससे वो अलग अलग हो गई हैं। अब वो अलग एरिया में गई है, ये अलग एरिया में गई है, यहाँ तक सारी सेम थी लेकिन ये अलग एरिया में चली गई है, ये अलग में गई है, यहाँ पर अलग नीड है, यहाँ पर अलग नीड है। तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग कैरेक्टर को डेवलप करते करते वो इतनी अलग हो गई हैं कि अलग अलग स्पीसीज ही बन गई हैं। ठीक है, सो उसको बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। आंसर अपना फर्स्ट हो जाएगा। बाकी इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, एक बार इसको जरूर से रिवाइज कर लेना अगर ये टॉपिक तुमने रिवाइज नहीं किया है तो। बाकी इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन द हेट्रोजाइगोसिटी इन पॉपुलेशन। हमारे पास मानो कोई H कैरेक्टर है तो ये एक डोमिनेंट कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर ये है तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, अगर ये है तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि हेट्रोजाइगोसिटी को पॉपुलेशन में डिक्लाइन करती है। सो अगर लगातार इनब्रीडिंग होगी, इनब्रीडिंग का मतलब है कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है वो आपस में ब्रीड कर रहे हैं लगातार, तो इससे क्या होता है, ये हम कई बार पढ़ते भी हैं कि इनब्रीडिंग की वजह से जो रिसेसिव कैरेक्टर है उन्हें एक्सपोज करने का मौका मिलता है। अब अगर ये एक्सपोज हो रहे हैं यानी इनको डिक्लाइन किया जा रहा है, इनको डिक्लाइन किया जा रहा है। ठीक है, सो इनब्रीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि पॉपुलेशन से हेट्रोजाइगोसिटी को डिक्रीज करती है। ऐसे ही जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये भी हेट्रोजाइगोसिटी को डिक्रीज करता है। मानो ये अपने पास पूरी एक पॉपुलेशन है, यहाँ पर इस तरीके से तीनों टाइप के जो है हमें जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं ऐसे। और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा हिस्सा अलग हो गया है। तो मानो अगर इस पार्ट को अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर मोस्टली जो हेट्रोजाइगोट है वो अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन में क्या होगा कि इस वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ये जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो डिक्रीज हो गई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मानो इस एरिया में जो HH वाले हैं वो सब निकल गए हैं। अगर ये निकल गए हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी जो HH वाले हैं
उन्हें मेट करने के लिए स्मॉल एच नहीं मिलेगा, सो हेट्रोजाइगस भी नहीं बनेगा। सो ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जो कि पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगोसिटी को घटाती हैं, जबकि म्यूटेशन होना और रैंडम मेटिंग होना ये दोनों ऐसी प्रोसेस है जो कि पॉपुलेशन में इसको बढ़ाती हैं। यहाँ हमसे पूछा है डिक्लाइन कौन करता है, सो 1 और 2 यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which one or more of the following reasons explain why whales use low frequencies infrasound for mating finding and high frequencies ultrasound for hunting prey? देखो दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज के बारे में यहाँ बात की गई है, एक इंफ्रासाउंड एक अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड में जो ये वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो हमें पता है इसका इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ से। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी कि इस तरीके से ये लार्ज हो जाएंगी। ठीक है, सो वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक है, इस तरीके से। ठीक है, सो इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन वेवलेंथ हाई होती है। बात करें अल्ट्रासाउंड की, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो लैम्डा है यानी कि जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये कुछ ऐसी होती हैं, लाइक दिस। सो इंफ्रासाउंड को तब इस्तेमाल किया जाएगा जब इंफॉर्मेशन को काफ़ी दूर तक भेजना है, क्योंकि इंफ्रासाउंड बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं, एज वेल एज वो डिस्टर्ब भी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि इधर फैल गई है, वो सीधा चलती है और काफ़ी दूर तक जा सकती हैं। जबकि अगर बात की जाए अल्ट्रासाउंड वेव्स की, तो ये क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, तो ज़्यादा दूर तक तो मूव नहीं कर पाती हैं, लेकिन जहाँ तक भी वो जा रही हैं अपने आसपास की पूरी खबर दे सकती हैं। जैसे मानिए ये कोई एक एरिया है, अगर तुम इंफ्रासाउंड को भेजना चाहोगे तो अगेन वो यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड वाली होती हैं वो वहाँ तक नहीं जा पाएंगी, लेकिन वो फ्लक्चुएट होती हैं, स्प्रेड भी करती हैं। यानी अगर तुम्हें सिग्नल को दूर तक पहुँचाना है बस, तो हम इस्तेमाल करेंगे इंफ्रासाउंड, और अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन लेनी है आसपास की, दूर तक मतलब आसपास तक लेना है, तो हम यूज़ करेंगे अल्ट्रासाउंड, क्योंकि ये फैल जाती हैं और आसपास की पूरी खबर देती हैं। सो जो वेल होती हैं वो इंफ्रासाउंड को इस्तेमाल करती हैं अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मेट को बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ, ताकि वो कितना भी दूर हो वहाँ तक इंफॉर्मेशन जा सके। और जो वेल होती है वो अल्ट्रासाउंड को यूज़ करती हैं अपने प्रे के बारे में ढूंढने के लिए कि मेरे आसपास कोई प्रे तो नहीं है, तो वो इस्तेमाल करेगी अल्ट्रासाउंड, और अगर मेट को बताना है, सिग्नल देने हैं, तो वो यूज़ करेगी इंफ्रासाउंड। ठीक है, सो देखो यहाँ पर लिखा है हाई फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट फर्दर विदाउट डिस्टॉर्शन देन लो फ्रीक्वेंसीज। सो ये बात गलत हो जाएगी। जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है वो विदाउट डिस्टॉर्शन फर्दर मूव करते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो तो डिस्टोर्ट होते हैं और दूर तक मूव भी नहीं कर पाते, तो ये बात गलत हो जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड मोर एंड अलाउ फॉर हाई रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, जिससे कि आसपास की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, तो ये बात सही हो जाएगी। और ये वेल किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के बारे में बात हो रही है, और ये इस्तेमाल किया जाता है हंटिंग के लिए, ये इस्तेमाल किया जाएगा हंटिंग के लिए। लो फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट फर्दर विदाउट डिस्टॉर्शन देन हाई फ्रीक्वेंसीज। एग्जैक्टली, जो लो फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं वो बहुत दूर तक ट्रांसमिट हो सकती है बिना डिस्टर्ब हुए एज कंपेयर टू हाई फ्रीक्वेंसीज। तो एग्जैक्टली ये बात भी सही है, और ये बात की गई है इंफ्रासाउंड के लिए, जो इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेटिंग फाइंडिंग। जो लो फ्रीक्वेंसीज स्कैटर्ड होती है, मोर नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी वाली स्कैटर्ड होती हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर अपना यहाँ बी एंड सी हो जाएगा। Next question, given below is a table with ecological observations and process
इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसेस के बारे में बताया है। तो ये इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है और ये प्रोसेस के बारे में बताया है। मैच करके बताना है कौन सी बात सही है। ब्राइट स्पॉटेड पिगमेंटेशन इन द गपी मेल्स इन लो प्रीडेशन हैबिटेट, मतलब कि एक ऐसा हैबिटेट है जहां पर प्रीडेशन रेट कम है, मतलब जो खतरा है प्रीडेटर का वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनकी स्किन पर ब्राइट स्पॉटेड पिगमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आप को बहुत टॉक्सिक दिखाने के लिए वो अपनी बॉडी पर हाई स्पॉट ब्राइट कलर के स्पॉट को फॉर्म कर लेते हैं, ताकि जो प्रीडेटर आए वो देख करके उन्हें ऐसा लगे कि ये कोई खतरनाक चीज़ है तो उसको ना खाएं। लेकिन पहले ही बता दिया है कि वो एक लो प्रीडेशन हैबिटेट है, यानी कि अगर उस मेल में ये यहाँ ब्राइट कलर के स्पॉट आए हैं तो वो इसलिए नहीं आए हैं ताकि वो प्रीडेटर से बच सके, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर कम प्रीडेटर है। तो ये क्यों आया होगा? ये आया होगा ताकि कोई फीमेल आकर के इसको मेटिंग के लिए चूज कर सके, अट्रैक्टिव दिखने के लिए इसने ये काम किया है। तो जब एक मेल काफ़ी एफर्ट्स पुट कर रहा होता है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, मेटिंग हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। सो पी इज द सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक है। वेम्पायर बैट्स शेयर द ब्लड मील्स, जो वेम्पायर बैट्स होते हैं वो अपने ब्लड मील्स को, मतलब कोई भी ऐसा मील मिला है जिसमें ब्लड है, ब्लड मील को शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म। यानी कि मानो कोई बैट है और इसको अभी एक ब्लड मील मिला है तो वो सारे मिलके खाएंगे, जब किसी दूसरे को मिलेगा तो फिर वो उसको भी इनवाइट करेगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म, यानी एक्सचेंज हो रही है हेल्पिंग की, मतलब उसने उसकी मदद की है तो वो भी उसकी मदद करेगा। ठीक है। सो क्यू का हो जाएगा थर्ड, कोऑपरेटिव ब्रीडिंग इन अफ्रीका वीवर बर्ड्स। कोऑपरेटिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि मानो ये कोई न्यू ऑर्गेनिज्म है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो उसकी केयर कर ही रहे हैं, साथ साथ में जो आसपास के व्यक्ति हैं वो भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको केयर कर रहे हैं, पेरेंटल केयर दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ब्रीडिंग। सो कोऑपरेटिव ब्रीडिंग कब होती है? किन सिलेक्शन के लिए होती है। किन का मतलब अगेन जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किन के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन में भी ऐसा देखा जाता है कि घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको उसके पेरेंट्स तो केयर कर ही रहे होते हैं, साथ में उसके जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, वो सब भी मदद करते हैं, वो बच्चों को खिला लेते हैं, रख लेते हैं। सो अगेन ये क्या है? एक किन सिलेक्शन होता है, यानी कि जो आसपास के जो क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं पेरेंटल केयर देने में। सो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ब्रीडिंग। सो यहाँ पर इसका हो जाएगा 1। सो पी का है सेकेंड और क्यू का है थर्ड। पी का सेकेंड है, क्यू का थर्ड है, आर का 1 है, आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट एन एवोल्यूशनरी आर्म रेस। अगेन एमएसक्यू का क्वेश्चन है, पूछा है कौन सी इनमें से एवोल्यूशनरी आर्म रेस का एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि मानो ये कोई होस्ट है जिस पर आकर के लगातार कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है। ठीक है। इस होस्ट ने क्या किया? अपने आप को चेंज कर लिया है, मतलब अपना वो पार्ट चेंज कर लिया है जिस पर आकर के बैक्टीरिया अटैक करता था। मानो ये सेल है और यहाँ से बैक्टीरिया अंदर एंट्री करता था, तो होस्ट ने क्या किया? अपने अंदर चेंज किया और ये जो रिसेप्टर है उसको ही चेंज कर लिया ताकि ये बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऐसा है तो यहाँ पर पहले ही ऐसा था तो आराम से बाइंडिंग होकर के अंदर आ जाता था, लेकिन अब होस्ट ने क्या किया? अपना जो रिसेप्टर है वो ऐसा कर लिया है। अब ये बैक्टीरिया भी अपने आप को इसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। पहले अगर सर्कल में था, अब ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा ताकि ये आराम से यहाँ बाइंड कर सके और फिर अंदर जा सके। ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं आर्म रेस, यानी कि पहले होस्ट में चेंज हुआ, उसकी वजह से बैक्टीरिया में चेंज हुआ, फिर होस्ट ने चेंज किया, फिर बैक्टीरिया ने चेंज किया, तो इस तरीके से चलता है। पूछा इनमें से कौन कौन सा ऐसा बताना है कि कौन कौन सी प्रोसेस ऐसी हैं। सो देखो, स्नेक विनम टॉक्सिन स्पेसिफिसिटी एंड प्रे रिसेप्टर मॉडिफिकेशन। स्नेक विनम टॉक्सिन स्पेसिफिसिटी एंड प्रे रिसेप्टर मॉडिफिकेशन। अभी जो एग्जांपल हम देख के आए सेम वही है कि मानो ये प्रे है, प्रे को हम होस्ट लगा लेते हैं इन द केस, इसके पास रिसेप्टर में मॉडिफिकेशन हुई है। जब यहाँ मॉडिफिकेशन हुई है, ऐसे ही जो स्नेक का वेनम है उसने भी अपने आप को स्पेसिफाई कर लिया है उसी रिसेप्टर के रिगार्ड में।
So this is the example of evolutionary arm race. Egg discrimination by host and brood parasite egg coloration. यानी इसमें क्या होता है ब्रूड पैरासिटिज्म में कि ये नेस्ट होता है, उसके अंदर इसके एग रखे हुए हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म आकर के इसके एग को बाहर फेंक देता है और अपने एग को यहाँ पर रख देता है। तो जब ये जिसका नेस्ट है जब वो आती है तो उसको लगता है कि उसी के एग हैं और वो उसको फिर ऐसे ही डेवलप करती है जैसे वो अपने एग को कर रही है, उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो यहाँ पर होस्ट कौन है? जिसके अंडे को गिरा दिया गया था वो होस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि होस्ट ने अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप कर ली कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके कि कौन सा एग मेरा है और कौन सा एग किसी दूसरे का है। क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ कैसे हुई है, ये जब ये होस्ट आया तो उसे नहीं पता लगा कि ये एग मेरे हैं या किसी और के हैं। सो इस होस्ट ने अपने अंदर चेंज किया ताकि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके कि कौन सा एग मेरा है। जितना उसने अपने आप को चेंज किया, डिस्क्रिमिनेशन पावर को डेवलप किया, ऐसे ही जो ब्रूड पैरासाइट वाला एग था उसमें कलरेशन हो गया है। मानो अगर ये जो होस्ट है कलर के बिहाफ पर अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहा था तो जो आकर के अपने एग यहाँ रखती है उसने अपने एग में भी कलर में चेंज कर लिया है। जैसे कलर के एग इस होस्ट के हैं ऐसे ही कलर उसने बना लिया है। सो अगेन यहाँ पर भी तो एक रेस ही हुई है ना कि पहले इसने चेंज किया फिर उसने ही अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिया। सो अगेन ये भी अपना आंसर हो जाएगा। कोऑपरेटिव ब्रीडिंग एंड ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल रेट, ये एक आर्म रेस नहीं है। यानी कि अगर कोऑपरेटिव ब्रीडिंग होती है तो ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के रेट बढ़ जाते हैं। ये कोई रेस नहीं है कि ये होगा तो ही ये होगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है, इसमें चेंज होने की वजह से ये होता है या फिर इसमें चेंज होने की वजह से ये होता है। कोऑपरेटिव ब्रीडिंग और ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल रेट ये एक आर्म रेस नहीं है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं लगा हुआ है। यहाँ तो कंपटीशन है दोनों में कि उसने चेंज किया है फिर वो भी चेंज कर रहा है फिर वो भी चेंज कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आगे देखिए, क्राइप्सिस इन प्रे एंड विजुअल एक्यूटी इन द प्रेडेटर, यानी कि जो प्रे है वो अपने आप को हाइड कर रहा है, यानी कि वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। जैसे फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग में क्या है जैसे भी एरिया में वो आते हैं अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सो उनके जो प्रेडेटर हैं वो भी अपने अंदर जो विजुअल पावर है उसको बढ़ा रहे हैं ताकि वो देख सकें कि कहाँ पर प्रे ने अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है, ठीक है। सो अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशनरी आर्म रेस। सो आंसर अपना ए, बी एंड डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट ऑफ बैट्सियन मिमिक्री टू द मिमिक। ये जो मिमिक्री होती है बैट्सियन मिमिक्री, तो इससे मिमिक को क्या फायदा है। इसमें देखो होता क्या है कि मानो ये कोई एक प्रे है और ये प्रीडेटर है और ये कोई टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म है। ये प्रीडेटर आकर के इसको तो खा लेता है लेकिन इसको नहीं खाता है क्योंकि ये टॉक्सिक है। इसे पता है कि अगर इसको खा लिया तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो प्रे सोचता है कि अच्छा ये इसको नहीं खाता है तो क्यों ना मैं भी इसके जैसा हो जाऊं। हालांकि ऐसे में नहीं हो सकता, टॉक्सिक में नहीं बन सकता। टॉक्सिसिटी जो है बाय बर्थ आती है, पर मैं उसके जैसे दिख तो सकता हूँ ना, टॉक्सिक में दिख सकता हूँ। अगेन जो भी एग्जांपल हमने देखा था कि वो अपने बॉडी पर कुछ स्पॉटेड ब्राइट कलर के पिगमेंटेशन कर लेगा ताकि वो काफी टॉक्सिक दिखाई दे। हालांकि वो टॉक्सिक है नहीं, बस दिखा रहा है कि मैं टॉक्सिक हूं। इसको बोलते हैं बैट्सियन मिमिक्री। तो जो मिमिक है, मिमिक यानी ये प्रे जिसने मिमिक्री की है, जिसने अपने आप को छिपाया है, उससे क्या फायदा होता है बैट्सियन मिमिक्री से, ये तुमसे पूछा है। इंक्रीज द टॉक्सिसिटी अगेंस्ट द पोटेंशियल प्रेडेटर, ये बात गलत है। यानी इसमें कहा है कि इस मिमिक्री की वजह से उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाती है। नहीं, वो केवल अपने आप को शो ऑफ कर रहा है। टॉक्सिक तो वो है ही नहीं और ना ही बन सकता। तो वहां पर जो टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज कैसे होगी, वो तो है ही नहीं उसके अंदर, तो ये बात गलत हो जाएगी। रिड्यूस कोऑपरेशन, कोऑपरेशन को रिड्यूस करता है, ये बात भी गलत है। यानी कोऑपरेशन का मतलब है कि उसके आसपास के जो रहने वाले हैं जिनको कोऑपरेट करता था उनको वो अभी भी कोऑपरेट करेगा, क्योंकि बस उसने दिखावा किया है, वो ऐसा हो नहीं गया है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी।
इंक्रीज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर विदाउट इन्वेस्टमेंट इन द टॉक्सिसिटी। एग्जैक्टली, उसने अपनी एनर्जी, अपना टाइम टॉक्सिक होने में इन्वेस्ट नहीं किया है और फिर भी वो प्रोटेक्ट हो गया है प्रीडेटर से। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। रिड्यूस द कंपटीशन, ये बात भी गलत है। ऐसा नहीं है कि प्रे ने क्या किया है, अपने आप को इस तरीके से दिखा दिया है तो वहां पर जो कंपटीशन है वो रिड्यूस हो गया, वो सेम रहेगा, बस यहाँ दिखावा ही तो हुआ है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी। आंसर अपना हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो देखो, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होती है टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो डिसॉल्व होते हैं, जिससे CO2 का इमिशन होता है। पूछा है अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इनमें से कौन सी बात नहीं होंगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग होना, टेम्परेचर का बढ़ना। सो देखो, बर्ड शिफ्टिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द हायर एलिवेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो गया है तो अपने आप को सुटेबल रखने के लिए वो हायर एलिवेशन पर अपने आप को शिफ्ट कर देंगे। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ये इफेक्ट होगा। फिश शिफ्टिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू डीपर वाटर। एग्जैक्टली, जो सतही वाला पानी है वहां पर टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो पानी भी गर्म हो गया है, तो जो फिश है वो अपने आप को और डीप में लेके चली जाएंगी ताकि वो हायर टेम्परेचर से बच सके। तो ये इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। मैमल्स शिफ्टिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द हाई लैटिट्यूड, यानी कि वो जो मैमल्स हैं वो अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे एक हायर लैटिट्यूड पे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर थोड़ी ठंड ज़्यादा है, तो वो अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर लेंगे ताकि जो राइज वाला टेम्परेचर है उससे बचा जा सके। तो ये इम्पैक्ट भी होगा। जो लिजार्ड्स है वो शिफ्ट कर लेंगे अपने आप को टूवर्ड द इक्वेटर। देखो, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सनलाइट फॉल होती है, वहाँ टेम्परेचर वैसे ही काफ़ी हाई है और अब तो ग्लोबल वार्मिंग भी है तो वहाँ टेम्परेचर और ज़्यादा राइज हो जाएगा। सो जो लिजार्ड होती हैं वो अपने आप को शिफ्ट यहाँ नहीं करेंगी, वो अपने आप को यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगेन ये क्या होती हैं, पोइक्लोथर्मिक होती हैं, यानी बाहर का टेम्परेचर जैसा है उनकी बॉडी का भी ऐसा ही हो जाएगा। सो अगर पहले से ही टेम्परेचर काफ़ी हाई है और वो अपने आप को शिफ्ट कर ले इक्वेटर में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी इतना ही हाई होगा और सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे, उनकी डेथ हो सकती है। तो ये नहीं होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ये नहीं होगा, बाकी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो आंसर विल बी थर्ड। आगे देखिए, तुमसे पूछा है मैच करना है कॉलम X को कॉलम Y से। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जो टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म देखने में एक जैसे हैं उन्हीं को ही स्पीसीज कह दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो, स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर a species is a set of organism that resembles one another and is distinct from the other sets। ठीक है, यानी कि वो क्या होंगी, एक दूसरे देखने में रिजेंबल होंगी और जो दूसरा सेट होगा, दूसरी स्पीसीज होगी, उनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगी। जैसे हाथी हैं, सारे हाथी एक जैसे दिखाई देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट सारे हाथी या फिर जैसे ऑर्गेनिज्म है सारे, जो भी हाथी जैसा दिखाई देता है वो सब एक स्पीसीज में रख लिए जाएंगे। ह्यूमन बींग्स हैं, सारे ह्यूमन बींग्स को एक स्पीसीज में रख दिया जाएगा क्योंकि वो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, एक मतलब कि जो उनके एनाटमी है वो लगभग सिमिलर होती है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि हम स्पीसीज में केवल उन्हीं ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो ब्रीडिंग कर सकते हैं और ब्रीडिंग करने के बाद एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों फर्टाइल, मतलब दोनों फर्टाइल हैं और वो मेटिंग कर रहे हैं, मेटिंग करने के बाद नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म भी हो गया है लेकिन वो फर्टाइल है, तो वो दोनों स्पीसीज, दोनों ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज के अंडर नहीं आएंगे। ठीक है, सो स्पीसीज आर ग्रुप्स ऑफ द इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। एग्जैक्टली, अगर अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, कर भी रहे हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा। सो बी का हो जाएगा थर्ड। अब देखो, ए का सेकंड है और बी का है थर्ड, ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, आंसर हमें यहाँ मिल गया है। ठीक है, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है,
single lineage of ancestor descendants population which maintain its identity from other such lineage, तो this is called evolutionary species concept। यानी कि मानो ये कोई एक ancestor है, यहाँ से एक lineage चलती आ रही है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सारे किस में आएंगे, एक ही स्पीसीज में हम इनको कंसिडर करेंगे। सिंगल लीनिएज ऑफ द एंसेस्टर डिसेंडेंट पॉपुलेशंस, जो अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं बाकी लीनिएज से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो सी का अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, ग्रुप रिकॉग्नाइज बाय इट्स मोनोफाइली। तो तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा कि 3 चीजें हम पढ़ते हैं, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है, जिसमें हम एंसेस्टर को और उसके सारे डिसेंडेंट्स को इंक्लूड करते हैं, उसको मोनोफाइलेटिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक एंसेस्टर है, इसके बाद यहाँ पर चेंज होकर के ये बना है, इसके सारे डिसेंडेंट ये हैं। देखो ये अलग निकल गया है, यहाँ से पूरा एक ट्री बना है, तो ये सारा हमने ले लिया है, दिस इज कॉल्ड मोनोफाइलेटिक। और ये सारे ए बी सी एक ही स्पीसीज के होंगे अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। पैरा की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं कि जो एक लीनिएज है हमारे पास, जो एक ग्रुप है, उसमें से हमने एक को अलग कर दिया है। ये तो ऑलरेडी अलग था ही, जो हमारे पास पूरा ट्री था उसमें से हमने एक को अलग कर दिया, यानी पराया कर दिया, तो पैराफाइलेटिक होगा। पॉलीफाइलेटिक में क्या आता है कि अलग अलग ग्रुप से हमने ऑर्गेनिज्म को उठाया है, तो उसको पॉलीफाइलेटिक बोल देते हैं, ठीक है। सो अपना आंसर यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें बताना है कॉलम एक्स को कॉलम वाई से मैच करना है। एल इफेक्ट क्या होता है, एल इफेक्ट कहता है जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, ऐसे ऐसे ही वहां पर रह रहे ऑर्गेनिज्म का जो फिटनेस है वो भी बढ़ता है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं एल इफेक्ट। देखो, अ सिचुएशन इन विच द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज विद इंक्रीज्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, ऐसे ऐसे ही जो इंडिविजुअल की फिटनेस है वो भी इंक्रीज होती है। दिस इज अबाउट द एल इफेक्ट। जो बेट्समैन हाइपोथेसिस है ये कहता है कि मेल और फीमेल के केस में जो सेक्सुअल फिटनेस है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मेल के केस में वो डिपेंड करता है कि कोई मेल कितना मेटिंग करता है, कितने नंबर ऑफ फीमेल से मेटिंग करता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मेटिंग होगा उतना ही ज़्यादा उसका फिटनेस बढ़ेगा। लेकिन फीमेल के केस में क्या है, फीमेल के केस में है कि जितने ज़्यादा फीमेल एग देगी और वो एग जितना सर्वाइव करेंगे उतना ही फीमेल का फिटनेस बढ़ेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है इज मोस्ट स्ट्रांगली लिमिटेड बाय द नंबर एंड सक्सेस ऑफ द एग दैट शी कैन प्रोड्यूस, while male reproductive success is limited by the number of mating he has. So this is about Bateman hypothesis. जो चैलेंज हाइपोथेसिस है ये कहता है कि मानो कोई 2 मेल है और यहाँ सिंगल फीमेल है, ये मेल भी इससे मेट करना चाहता है और ये मेल भी मेट करना चाहता है, तो कंपटीशन होगा दोनों के बीच में, एक दूसरे को वो चैलेंज करेंगे। जब वो चैलेंज करेंगे तो उनके जो बॉडी है उसमें टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होगा और इसके फॉर्म होने से वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, और वो जितना ज़्यादा एग्रेसिव होंगे फीमेल उतना ही ज़्यादा उनको चूज करने का चांस रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द चैलेंज हाइपोथेसिस, यानी मेल मेल इंटरेक्शन होता है जिससे प्लाज्मा के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और वो और ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर को दिखाते हैं। सी का हो जाएगा 1। जो हैमिल्टन जो हाइपोथेसिस है ये कहता है कि पैरासाइट और पैथोजेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल सिलेक्शंस में, जब सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट आर कॉस्टली एंड कंडीशन डिपेंडेंट। मानो कोई मेल है और वो अपने अंदर कोई कैरेक्टर डेवलप नहीं कर रहा है ताकि फीमेल उसको फीमेल अट्रैक्ट हो सके मेट करने के लिए, लेकिन मेल के पास कुछ ऐसे जीन हैं जो कि पैथोजन से, पैरासाइट से उसको बचाते हैं, तो भी फीमेल उसको मेटिंग के लिए चूज कर लेगी, ठीक है। मतलब जैसे मानो एग्जाम्पल लेते हैं मोर का ही, मोर के पास पंख हैं और इसी बिहाफ पर कोई फीमेल उनको चूज करती है, लेकिन अगर कोई मेल है उसके पास पंख नहीं है लेकिन उसके पास ऐसे जीन हैं
जो कि वहाँ पैथोजन है, पैरासाइट्स हैं, उनसे फाइट करने के लिए अच्छे होते हैं। तो चांस है कि वो फीमेल उस मोर को भी चूज करेगी जिसके पास पंख नहीं है लेकिन पैथोजन और पैरासाइट से फाइट करने के लिए जीन प्रेजेंट है। सो अगेन जो पैरासाइट्स होते हैं, पैथोजन होते हैं, वो भी एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन में, यदि वहाँ पर कोई सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट काफ़ी कॉस्टली है और कंडीशन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हैमिल्टन-जुक हाइपोथेसिस। ए का थर्ड है और बी का है फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन एंड डी का सेकेंड। सो आंसर विल बी फोर्थ। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन वाया द डेमोग्राफिक स्टोकेस्टिसिटी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन के एक्सटिंक्शन के चांस को बढ़ा देता है। तो देखो, इसके लिए कॉन्सेप्ट तुम हमेशा याद रखना, एक्सटिंक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा कब होता है, जब पॉपुलेशन का साइज कम हो जाता है, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गई है, मतलब पॉपुलेशन का साइज बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वहां पर इसका एक्सटिंक्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा क्या है कि पॉपुलेशन का साइज तो कम हो ही गया है, एज वेल एज ये मिलता भी कहाँ है, बहुत ही कम एरिया में मिलता है, लेस एरिया में ये देखने को मिलता है। जैसे मानो ये एक बड़ा सा एरिया हमने लिया और एक ये ले लिया है, एक ये ले लिया है, ये है वाटर, ये है एयर, ये है लैंड। ठीक है, सो ये अलग अलग हैबिटेट हमने ले लिए हैं। मानो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो लैंड पर भी मिल रहा है, वो हवा में भी उड़ जाता है, समहाउ पानी में भी रह लेता है। क्या कोई ऐसा है, बताना मुझे कमेंट करके, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सो मानो अगर ये ऑर्गेनिज्म लैंड पर भी है, एयर में भी है, पानी पर भी है, अगर यहाँ से कोई दिक्कत हुई और ये पॉपुलेशन पूरी गायब हो गई, तो अभी भी चांस है कि जो यहाँ पर हैं वो अपना नंबर बढ़ा करके फिर से मेंटेन कर देंगे, जो यहाँ पर हैं वो मेंटेन कर देंगे। लेकिन क्या हो कि अगर बस वो लैंड पर ही मिलते थे, यहाँ नहीं थे, यहाँ नहीं थे, बस यहाँ थे और यहाँ से भी वो गायब हो गए, तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं सारे। ठीक है, ओके। अब अगर मैं केवल इस एरिया की बात करूँ कि वो लैंड पर रहते हैं लेकिन हर जगह रहते हैं, हालांकि नंबर कम है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं, बट जितने भी हैं वो हर जगह फैले हुए हैं, तो भी चांस है कि वो एक्सटिंक्ट होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। क्योंकि मानो अगर यहाँ से गायब हो गए हैं तो यहाँ पर वो अभी भी प्रेजेंट हैं, जिससे वो अपना नंबर मेंटेन कर सकते हैं। डन। सो एक बार देखते हैं अपना कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। स्मॉल जियोग्राफिकल रेंज, स्मॉल जियोग्राफिकल रेंज एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन का साइज भी कम है, साथ साथ वो बहुत ही कम एरिया में फैला हुआ है, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसको एक्सटिंक्ट करवा सकता है। देखो, नंबर भी कम है, एज वेल एज वो फैला भी इतना दूर तक नहीं है। जैसे एग्जांपल ले कि बस वो यहाँ तक है और यहाँ तक भी बस ये 4 ही हैं, तो गायब हो गए सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कोई चांस है ही नहीं कि वो कहीं और से नंबर बढ़ा ले, क्योंकि वो ना तो यहाँ है ना यहाँ है, और इसमें भी बस केवल यहाँ थी और यहाँ पर भी बहुत कम थी, तो चांस बहुत ज़्यादा है कि अगर ये कंडीशन बनती है तो वहाँ एक्सटिंक्शन होगा। ठीक है, लार्ज जियोग्राफिक रेंज है एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगेन ये बचा लेगा, मतलब अगर पॉपुलेशन का नंबर कम है बट वो फैला हर जगह हुआ है, तो मानो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए हैं बट यहाँ तो बचे हैं ना, वो अपना नंबर फिर से मेंटेन कर सकते हैं। सो अगेन ये बात ऐसी है जो उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने देगी। स्मॉल जियोग्राफिकल रेंज है एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगेन बस यहाँ मिलते हैं लेकिन यहाँ पर भी नंबर बहुत सारा है, तो हो सकता है कुछ अगर एक्सटिंक्ट हो भी गए तो जो बाकी बचे हैं वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत नंबर तो मेंटेन कर ही लेंगे, क्योंकि डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, सो हो सकता है कि ये वाला भी अपना सही हो जाए। ये ऐसी कंडीशन है जो कि एक्सटिंक्ट होने से बचा सकती है। ठीक है, लार्ज जियोग्राफिकल रेंज है एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ये भी एक्सटिंक्ट नहीं होने देगी। अगर लार्ज तक फैला हुआ है और पॉपुलेशन की डेंसिटी भी ज़्यादा है तो अगेन ये भी एक्सटिंक्ट नहीं होने देगी।
ठीक है, हाँ। सो आंसर इसका ए, सी और डी होना चाहिए। 1 मिनट में चेक भी कर लेती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा है कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से एक्सटिंक्शन होगा। ठीक है, जिनकी वजह से एक्सटिंक्शन होगा। ओके ओके, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुई है। क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक्सटिंक्ट करवाएगा, तो ये तो एक्सटिंक्ट होने से बचा लेगा ना। अगर काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, साइज भी ज़्यादा है, तो यहाँ एक्सटिंक्शन नहीं होगा। स्मॉल एरिया में है लेकिन हाई डेंसिटी है, तो यहाँ भी एक्सटिंक्ट नहीं होगा। लार्ज एरिया में है लेकिन डेंसिटी कम है, तो अगेन यहाँ भी एक्सटिंक्ट नहीं होगा। केवल ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पर अगर ये फुलफिल होती है तो एक्सटिंक्शन होने के रेट ज़्यादा हो जाएंगे, तो ए विल बी द आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, which one or more of the following reasons have been invoked to explain the high species diversity in the tropics। जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन होता है वहाँ पर स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट। यानी कि अगर हम बात करें तो ये है इक्वेटर, ये वाला एरिया हो जाएगा ट्रॉपिकल, और ये होता है टेम्परेट। तो ये जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है, ये वाला, यहाँ पर स्पीसीज की डाइवर्सिटी हाई होती है। क्यों होती है हाई? देखो, क्योंकि वहाँ एरिया ज़्यादा है तो स्पीसीज को ग्रो करने का चांस ज़्यादा मिलता है, ये भी कारण हो सकता है। स्पीशीएशन का रेट भी काफ़ी हाई है, तो नई नई स्पीसीज फॉर्म होंगी तो डाइवर्सिटी फॉर्म होगी, ये बात भी सही हो सकती है। लोअर एक्सटिंक्शन रेट है इन द ट्रॉपिक्स, क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वहाँ एक्सटिंक्ट होने का चांस भी कम है, जिस वजह से डाइवर्सिटी बढ़ती है। द ट्रॉपिक्स आर क्लोजर टू सन, ये बात नहीं होगी। ठीक है, ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो कि ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी की, स्पीसीज की डाइवर्सिटी को बढ़ा रही हैं। सो दिस विल बी द आंसर, यानी ए, बी एंड सी। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, a gene coding for a particular protein exhibit 2% DNA sequence divergence and between humans and chimpanzees. However, protein sequences encoded by them are identical. Which one of the following process explain this? कहा है कि किस किस के बारे में बात की है? ह्यूमन एंड चिंपैंजी। ये ह्यूमन है और ये हैं चिंपैंजीज। देखा गया है कि अगर इनके डीएनए को देखा जाए, इनके डीएनए को या जीन को देखा जाए तो 2% का डाइवर्जेंस है, यानी कि बाकी चीज़ें सारी सेम हैं लेकिन 2% चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ से भी प्रोटीन बना है और यहाँ से भी प्रोटीन बनेगा, बट दोनों में जो प्रोटीन बन रहा है वो 100% सिमिलर है। तो क्या हुआ होगा जब डीएनए में डिफरेंस है तो प्रोटीन कैसे सिमिलर हो गए हैं? हमें पता है ना कि डीएनए से ही प्रोटीन बनता है। अब डीएनए में अगर डिफरेंस आया तो प्रोटीन सेम कैसे हो गए हैं? तो यहाँ पर आता है एक फिनोमेना जिसको बोलते हैं सिनोनिमस चेंज इन द जीन सीक्वेंसेस। यानी कि आपने पढ़ा होगा अबाउट द बबल हाइपोथेसिस, जिसमें क्या होता है कि एक अमीनो एसिड कई सारे कोडोन से कोड हो सकता है, कई सारे कोडोन से कोड हो सकता है। ठीक है, सो ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर कोडोन 1 है मानो, और यहाँ पर है कोडोन 3। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को कोड कर सकता है CC भी और GG भी।
तो हो सकता है यहाँ जो ह्यूमन है उसमें जी और जी हो, और जो चिंपैंजी है उसमें सी और सी हो। तो यहाँ हम क्या कहेंगे देख करके कि डीएनए में चेंज है, क्योंकि यहाँ जी है, यहाँ सी है। लेकिन जब प्रोटीन बनेगा तो दोनों में ही सेम पोजीशन पर ग्लाइसिन ही आएगा, तो प्रोटीन 100% सेम हो जाएगा। इसे बोलते हैं सिनोनिमस चेंज इन द जीन सीक्वेंसेस। सो आंसर विल बी सेकंड। ओके जी, सो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, यहाँ से 17 से लेकर के 31 तक आज की क्लास में है, और बाकी ये 16 क्वेश्चन पार्ट 1 के अंदर है। ये कंप्लीट पीडीएफ यहाँ से लगा करके यहाँ तक मैं अभी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तुम इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है अपना सपना JRF, तो मेक श्योर उसको ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं या फिर जो भी हम एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं वो सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो मेक श्योर उसको ज्वाइन कर लेना। अभी इसी क्लास के बाद मैं ये पीडीएफ भी वहाँ शेयर कर दूंगी, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इस क्लास को देखने के लिए और भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।